जो है हमने लास्ट क्लास में क्या तक कहाँ तक पढ़ लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया था ना। तो लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया था, आज उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने टेबल भी बनवाई थी एक, जिसमें आपने क्या देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है हमें, और क्या पढ़ना था, एसेसरी डक्ट्स पढ़नी थी, ग्लैंड्स पढ़ने थे, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़नी थी। सही बात है ना। तो जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने समझ लिया है, यानी टेस्टिस की स्ट्रक्चर हम जान चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो वहाँ इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, टेस्टिस का डायमेंशन पता होना चाहिए, पेपर में आता रहता है वो अक्सर। दूसरी बात थी कि जो है टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटम में क्यों होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड स्टोरेज वगैरह के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने स्ट्रक्चर टेस्टिस की देखी थी, जिसमें मैंने बताया था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी कंपार्टमेंट्स ये कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं हर एक टेस्टिस के अंदर, और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, टेस्टिस की। सही बात है। अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आता है, एक तो नंबर से जो समझना था 1 से 3 एक कंपार्टमेंट में होंगे, कंपार्टमेंट टोटल कितने हैं, 250। इसके बाद जो है जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जैसे लिडिक सेल, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया सेल, इनके फंक्शंस पूछते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल का काम क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन करना होगा। लिडिक सेल का काम क्या होगा, मेल एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना होगा। और अगर हम सर्टोली सेल की बात करें, नर्व सेल भी बोलते हैं, न्यूरिशमेंट देना टू डेवलपिंग स्पर्म। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये क्या बनाते हैं, एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड जो है इनहिबिन नाम का हार्मोन भी बनाते हैं, बट ठीक है वो हम हार्मोनल कंट्रोल में आगे जाके समझेंगे। ठीक, लोकेशन की बात करें तो लिडिक सेल कहाँ होती है, लिडिक सेल कहाँ होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, वेयर सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। क्लियर बात। तो ये सब बातें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेल एसेसरी डक्ट। कहने का मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डक्ट्स कौन कौन सी हैं उनको समझना है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डक्ट्स की बात करें तो मैं एक बार पहले ऑर्डर लिख रहा हूँ टोटल डक्ट का, फिर एक एक करके हम देखेंगे सबको। तो सबसे पहली जो डक्ट, सबसे पहले तो आपको मिलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। डक्ट नहीं है ये, ध्यान रखना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर के नेटवर्क बनता है ट्यूब का, एंड दैट नेटवर्क ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब को क्या बोलते हैं हम, रेटी टेस्टिस बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं आगे, तो रेटी टेस्टिस से आगे चल के एक डक्ट बनती है जिसका नाम क्या है, वासा इफरेंसिया। क्या नाम है, वासा इफरेंसिया। एंड वासा इफरेंसिया के बाद जो ट्यूब आती है उसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के बाद जो डक्ट आती है उसका नाम क्या है, वास डिफरेंस। क्या नाम है, वास डिफरेंस। अगर मैं वास डिफरेंस के बाद बात करूं तो मुझे अगली डक्ट जो डक्ट मिलेगी उसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या मिलेगा, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के बाद क्या मिलेगा, यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस। ठीक। तो पहले तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए डक्ट्स का, कि मतलब डक्ट्स का ऑर्डर क्या है, पहले कौन सी डक्ट आ रही है उसके बाद कौन सी डक्ट आ रही है। क्लियर बात। जब हमने डक्ट को ऑर्डर देख लिया तो ये करके हमें कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले एक फिगर हम भी बनाएंगे थोड़ा रफ सा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फिगर एक्चुअली में कैसा दिखता है इन डक्ट्स का। चलो आगे। तो मैं एक रफ सा फिगर बना रहा हूँ। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है इनके बारे में,
तो जो बीच में मैंने गैप छोड़ रखा है उसी लिए अभी आ रहा हूँ मैं वहां पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेट्स से कि ये स्क्रोटम है। ये क्या है? स्क्रोटम है, मतलब पाउच का एक हिस्सा बनाया मैंने बस वन साइड। अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको डक्ट जो मिलेगी उसका नाम क्या है? मतलब टेस्टिस। और टेस्टिस से जस्ट अटैच्ड यहां से एक डक्ट ओरिजिनेट होती है, एंड दैट डक्ट, सुना ध्यान से, ये जो मैंने ये डक्ट बनाई है, ये वाली, सर कलर चेंज करता हूँ, ये वाली डक्ट, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। अभी याद रखो, मैंने अभी स्टार्टिंग की डक्ट्स मिसिंग की हैं, रेडियोस्टिस के बारे में नहीं बताया, वासा फ्रेंसिया के बारे में नहीं बताया। ये डक्ट जो दिख रही है ये एपिडिडाइमिस है, और ये जो बीच में स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये एक्चुअली में क्या है? टेस्टिस है। तो एपिडिडाइमिस मिलता कहाँ है? एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस। पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझना। लेट्स से अगर ये टेस्टिस है तो इसका ये फ्रंट साइड हुआ, बैक साइड क्या हुआ? इधर, तो पीछे की तरफ मिलेगा। तो पीछे की तरफ टेस्टिस से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तो उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देख रहे हो, तो एपिडिडाइमिस के बाद मैं एक कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहां से लेके आपको दिख रहा है ये डक्ट जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये डक्ट ऊपर की तरफ जाएगी, और मैं यहां पे बना रहा हूं एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर वो स्ट्रक्चर है जहां से क्या पास होता है? यूरिन। क्या पास होता है? यूरिन। मतलब यूरिन स्टोर करेगा यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यहाँ से पास आउट करेगा थ्रू यूरेथ्रा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। अब सुनना, ये जो डक्ट ऊपर जा रही थी, ये डक्ट यहाँ से नीचे की तरफ डिसेंड होगी, यहाँ से नीचे की तरफ डिसेंड होगी, और जैसे ही ये लगभग यूरिनरी ब्लैडर के बेस यानी बॉटम साइड में पहुंचने वाली होगी, तो यहाँ फर्दर आपको एक ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, और इस ब्रांचिंग से आपको एक लीफ लाइक ग्लैंड देखने को मिलेगा। इन ग्लैंड्स की बात हम आगे करेंगे। अब ये जो ग्लैंड है, इससे कनेक्ट होने के बाद इस डक्ट का नाम बदल जाता है, और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इजैकुलेटरी डक्ट। तो सुनना ध्यान से, अब ये जो डक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, दिस डक्ट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? वास डिफरेंस, ठीक। इसके बाद ये जो डक्ट आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं यहाँ। दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट। अब सुना ध्यान से, इस डक्ट के बाद यहाँ नीचे इस तरीके से एक और डक्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली इधर से भी, यानी दोनों साइड में टेस्टिस होता है पेयर में, तो उस साइड से भी क्या होगा? सेम डक्ट आ रही होंगी, बट हम एक साइड बस बना रहे हैं समझने के लिए। अब ये जो ट्यूब, ये जो डक्ट जा रही है, इस डक्ट का नाम है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या नाम है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, या फिर इसी को हम यूरेथ्रा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट या यूरेथ्रा जो है, ये कहाँ होगा? पेनिस के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन पेनिस। मतलब ये डक्ट पेनिस के अंदर रन करती है। तो कहने का मतलब एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कौन कौन से डक्ट का? एपिडिडाइमिस का, वास डिफरेंस का, इजैकुलेटरी डक्ट का, और उसके बाद यूरेथ्रा का। अच्छा, ये जो मैंने छोटी सी स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक ग्लैंड बनाया है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सेमाइनल वेसाइकल। ये ग्लैंड है, इन ग्लैंड्स की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी ये ग्लैंड है, हम डक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो डक्ट्स को समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये एक्सटर्नली जो डक्ट्स मौजूद हैं उन सब की स्ट्रक्चर है। अब दो डक्ट जो अंदर मौजूद होती है वो क्या है? एक है रेटी टेस्टिस, और दूसरा क्या है? वासा एफरेंसिया।
तो उनकी बात करते हैं। एक बार इसको बना लो। हो गया। ठीक। अब सुनना ध्यान से। अगर हम बात करें आगे, तो रेडी टेस्टिस और वासा इफ्रेंस ओ रेडी टेस्टिस को और वासा इफ्रेंसिया को समझना है। तो जैसे टेस्टिस को अगर अंदर से हम कट करके देखेंगे तो आपको पता है कि ऐसे फोल्ड्स मिलते हैं टेस्टिस के अंदर। सही बात है। इन फोल्ड्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हाईली कॉइल्ड क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। जैसे मैंने यहाँ एक बना दिया, लेट से मैंने एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। अब ऐसे होंगे बहुत सारे, बट हमें सारे नहीं बनाने हैं। अब होगा क्या कि यहाँ से जो डक्ट निकल रही है, ये आगे जाकर के बहुत पतली पतली सी ब्रांच के फॉर्म में बाहर निकलेगी। और मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो सारी डक्ट ओपन होंगी, ये पूरा बीच में नेटवर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा नेटवर्क। मतलब बहुत सारी ट्यूब्स हैं, जो मैं सर्कल सर्कल बना रहा हूँ ना, दैट इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूब। पूरा क्या बनेगा? एक ट्यूब का नेटवर्क बनेगा। एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको हम? रेटी टेस्टिस बोलते हैं। तो इससे क्या आइडिया लगा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, उनमें बहुत सारी ट्यूब्स होंगी। वो ट्यूब्स जिस पॉइंट पर जाके कनेक्ट होंगी, वहां क्या बनेगा? एक मेस लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। एंड दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। अब ये रेटी टेस्टिस सारे के सारे कंबाइन होकर के जो अगली डक्ट बनाएंगे, उस डक्ट का नाम क्या है? वासा डिफरेंशिया। क्या नाम है? वासा डिफरेंशिया। तो एक रफली ये भी डायग्राम बनाओ, उसका मैं एक बार दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में जो फिगर दे रखा है, या गूगल से कोई फिगर ले लेते हैं। हो गया। चलो आगे। ठीक। अब जैसे कि मैं बोल रहा था, एक बार हम थोड़ा सा फिगर एक देख लेते हैं। मेल एसेसरी डक्ट्स। देखो ध्यान से, इस फिगर के अंदर अगर आप देख पा रहे हो, तो ये टेस्टिस का सेक्शन है। और इस टेस्टिस के सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ क्या क्या चीजें दिख रही हैं? सबसे पहले ये नेटवर्क आपको दिख रहा है बीच में पूरा। दिस नेटवर्क इज एक्चुअली में रेटी टेस्टिस। इसके बाद अगर आप देख रहे हो, तो नेटवर्क से बहुत पतली पतली सी क्या निकल रही है? ब्रांच निकल रही है। एंड दिस इज कॉल्ड वाथा डिफरेंशिया। और अगर आप देख पा रहे हो, तो ये पूरी वाथा डिफरेंशिया कंबाइन होकर के, ये देखो पीछे ऐसे बना रही है डक्ट, दैट इज एपिडिडाइमिस। और यही डक्ट देखो टेस्टिस के यहाँ बैक साइड से यहाँ बाहर निकल रही है। एंड दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। तो आई थिंक एक चीज क्लियर हुई यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो ये एनसीईआरटी का ही फिगर है। थोड़ा और क्लीन कोई डायग्राम है। एनसीईआरटी।
ये है एनसीईआरटी का फिगर। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर आप देखो तो रेडी टेस्टिस लेवल कर रखा है, यही बीच वाला नेटवर्क है, ये बीच वाला नेटवर्क, और यहाँ से जो पतली पतली ब्रांचेस निकल रही है उसका नाम क्या है, वासा डिफरेंशिया। ये पीछे की तरफ जो डग दिख रही है दैट इज एपिडिडाइमिस, और ये जो डग निकल के ऊपर जा रही है दैट इज वास डिफरेंस। सही बात है। अब इधर देखो ये वास डिफरेंस इधर आई, यहाँ देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज सेमाइनल वेसिकल, इस तरफ लेवल कर रखा है, और यही सेमाइनल वेसिकल के बाद ये ट्यूब जा रही है अंदर, दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरेथ्रा। क्लियर बात। तो हमने ये सारे डक्ट्स के बारे में पढ़ा था। अच्छा, अगर हम बात करें इजैकुलेटरी डक्ट की, तो इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ है, इसके जस्ट बाद ही दिखती है, यहाँ कहीं लेबल नहीं किया हुआ दिख रहा है, बट ये जहां से दिख रहा है ना, इसके जस्ट अंदर ये बाद वाली डक्ट होती है, वो क्या होती है, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि हमने एनसीईआरटी वाले मतलब जो हमने खुद डायग्राम बनाया था इसमें क्लियरली देखा इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है। क्लियर बात। तो आई होप डक्ट्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कौन सी डक्ट कहाँ होती है, कैसे होती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि रेडी टेस्टिस के बारे में कि सर रेडी टेस्टिस क्या होता है। रेडी टेस्टिस क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब है। क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब। सही बात है। अगर हम वासा इफरेंसिया की बात करें तो वासा इफरेंसिया को और नाम से जानते हैं, जैसे एके डक्टस इफरेंट या इफरेंट डक्ट्यूल्स बोलते हैं, इफरेंट डक्ट्यूल्स। अगर हम बात करें तो ये फाइन थ्रेड लाइक, मतलब बहुत पतली पतली सी बारीक सी थ्रेड लाइक डक्ट्स आपको दिखाई देती हैं। इसके बाद अगर बात करोगे एपिडिडाइमिस की, तो एपिडिडाइमिस के बारे में थोड़ी सी बात याद रखना है। एपिडिडाइमिस कहाँ मिलता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस कौन सरफेस मिलेगा, पोस्टीरियर सरफेस पर। कहाँ मिलेगा, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर। और इसका काम क्या होता है, स्टोरेज, मैचुरेशन एंड मैचुरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रिसाइकलिंग। मैचुरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रिसाइकलिंग। मतलब अस्पर्म का स्टोरेज हो गया, अस्पर्म की मैचुरेशन हो गई, अस्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो गया, और अस्पर्म की रिसाइकलिंग हो गई। ये सारा काम कौन करता है, एपिडिडाइमिस। ठीक है ना। अगर हम एपिडिडाइमिस के बाद बात करें तो हमारे पास क्या आता है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में इतना याद रखना है, ओरिजिनेट कहां से होती है, एपिडिडाइमिस से, एंड ये लूप करती है, मतलब लूप बनाती है कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बना के फिर नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनेगी, फॉर्म व्हेन सेमाइनल वेसिकल ज्वाइन द वास डिफरेंस। यानी जब सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस को ज्वाइन करता है यानी कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करें यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा का दूसरा नाम आपको पता ही है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इस डक्ट से यूरिन एंड सीमेन दोनों का क्या होता है, पैसेज होता है, मतलब यहां से यूरिन भी पास होगा और सीमेन भी पास होगा। ठीक है ना। फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। अच्छा, सीमेन की बात कर रहा हूं अगर, तो अभी समझो अस्पर्म ही है, अभी थोड़ी देर के बाद आपको क्लियर कर दिया जाएगा सीमेन क्या होता है। बोथ यूरिन एंड सीमेन पैसेज, यानी यूरिन और सीमेन दोनों के पैसेज के लिए डक्ट होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा टू आउटर एनवायरमेंट, मतलब बाहर के एनवायरमेंट की तरफ यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी? डक्ट्स के बारे में। हो गया तो बताना, हो गया ना? एनसीईआरटी आप लोगों ने कभी पढ़ा है? हैं? नहीं पढ़ा है? तो कभी कभी पढ़ लिया करो, अच्छा लगेगा एनसीईआरटी पढ़ के। ठीक, तो हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है दैट इज द एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड। लेकिन ग्लैंड से स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार कि हम क्या पढ़ें, एनसीईआरटी में डक्ट वाला टॉपिक एक बार पढ़ लेते हैं। तो अगर हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो करेंगे ही, लेकिन एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्लास 12 एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का वो पोर्शन जहाँ डक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है वो ये है, इस पोर्शन को ले चलते हैं बस। जो हमने पढ़ा है वो सब इतने दूर में लिखा हुआ है, दिख रहा होगा सबको क्लियर? क्या और बड़ा करो, दिख रहा है ना? तो क्या कह रहा है, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड, क्या क्या आते हैं? रेडी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। मतलब ये सारी चीजें कहाँ आती है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट के अंदर आते हैं। कह रहा है द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू ए वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया में ओपन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कैसे? थ्रू रेडी टेस्टिस। मतलब वासा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद पहले क्या आएगा? रेडी टेस्टिस आएगा, उसके बाद क्या आएगा? फिर वासा इफ्रेंसिया आएगा। ठीक है, कह रहा वासा इफ्रेंसिया leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis। सही बात है। epididymis lead to vas deferens that ascend, या मैं बोलूं लूप करती है, ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। सही बात है। कह रहा इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, जब सेमाइनल वेसिकल से डक्ट निकाल को जो है रिसीव करती है, एंड ओपन इनटू ए यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब जब सेमाइनल वेसिकल ज्वाइन हो जाता है किसके साथ? वास डिफरेंस के साथ, तो क्या बन जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी। और इजैकुलेटरी डक्ट जाके ओपन कहाँ होगी? यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगी। एंड कह रहा है दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। इनका काम क्या होता है? सारी डक्ट्स का स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, सारी डक्ट्स का। कह रहा था यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कहां से निकलती है? यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और पेनिस तक जाती है एट एक्सटर्नल ओपनिंग, और इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। हमने यहां तक समझ लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्या? मेल एसेसरी डक्ट। अच्छा डक्ट कर रहा हूँ, ग्लैंड ना, डक्ट तो हमने पढ़ लिया। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड है बताना। तो सबसे पहले सेमाइनल, वेसिकल, और बताओ दूसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा क्या है? कॉर्पस ग्लैंड। अगर हम बात करें तो सेमिनल वेसिकल पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, और कॉपर ग्लैंड पेयर में होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? प्रोस्टो जो है सेमिनल वेसिकल के बारे में। तो अगर हम बात करें सेमाइनल वेसिकल, तो बड़ी बेसिक सी बात ये कहता है पेयर्ड है। सही बात है। कहाँ मिलेगा भाई? लोकेटेड कहाँ होता है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था यूरिनरी ब्लैडर का जो बेस था यानी बॉटम साइड था, वहां देखने को मिल रहा था
तो मैं बोल सकता हूँ कहाँ मिलता है ये, बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के बेस के पास में ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो सेमाइनल वेसिकल जो होता है, इसकी अपीयरेंस आपको कैसे दिखाई देगी, लीफ लाइक ग्लैंड होता है। अगर आप ठीक है, नहीं तो वैसे देखने में तो पता ही जाता है कि लीफ लाइक ग्लैंड है। अगर हम बात करें इसके सिक्रीशन जो है, इसके सिक्रीशन के अंदर क्या होता है, सिक्रीट सेमाइनल फ्लूइड। और जो सेमाइनल फ्लूइड होता है उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, सेमाइनल फ्लूइड कंटेन्स क्या क्या, फर्स्ट सबसे पहली चीज जो है वो मिलेगा फ्रक्टोज, क्या मिलेगा, फ्रक्टोज। दूसरा क्या मिलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या मिलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो तीसरा मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्लॉटिंग प्रोटीन, क्या मिलेगा भाई, क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लियर बात है यहां तक। अगर हम बात करें फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन या क्लॉटिंग प्रोटीन की, तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या क्या है इनके फंक्शंस, इफ अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का फंक्शन क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। ठीक, तो कल नितिका पूछ रही थी कि सर प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, तो काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन क्यों करना है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन क्यों करना है। तो अगर हम बात करें, जब सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है तो सीमेन को वजाइना से मूव करके कहाँ जाना होता है, फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। इस रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्पर्म को वहां तक जाने में अपोज कर रही होती हैं। जैसे वजाइना का पीएच एसिडिक होता है और एसिडिक पीएच के अंदर स्पर्म सर्वाइव नहीं करते हैं, मर जाते हैं। दूसरा, यूट्रस के अंदर कई सारी फाइगोसिटिक सेल होती हैं जो स्पर्म को खा जाती हैं। तो स्पर्म खुद ही अपने साथ एक केमिकल लेके जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्योंकि जो है सीमेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन मौजूद है, तो जब ये यूट्रस के अंदर पहुंचेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से यूट्रस का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पर्म को पुश कहाँ मिलता है, टुवर्ड दी फैलोपियन ट्यूब। इससे इसको मूवमेंट में हेल्प मिलती है, इसी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है और मेल बॉडी के अंदर इसका रोल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्लॉटिंग प्रोटीन जो बने हैं, इसका भी कोई रोल मेल बॉडी के अंदर नहीं है। ये किसके लिए होता है, क्लॉट द सीमेन। अब ऑब्वियसली जितने भी क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं वो बॉडी के अंदर थोड़ी क्लॉटिंग करते हैं कि भैया हमारी बॉडी के अंदर ही क्लॉट करते हैं। जब सीमेन मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा, मतलब रिलीज हो जाएगा, तो रिलीज होने के जस्ट बाद ही सीमेन क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ताकि फीमेल बॉडी से वापस से रिलीज ना हो जाए। इसीलिए क्लॉटिंग प्रोटीन का क्या होता है, रोल होता है। तो क्लॉटिंग प्रोटीन, फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, इन तीनों के अपने फंक्शंस हैं। एनसीईआरटी में इन तीनों का नाम नहीं मेंशन किया हुआ, बट मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे एक और चीज छोटी सी बता दूं मैं, फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल यानी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल सीमेन के अंदर देखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बॉडी मिला करके फ्रक्टोज नाम की शुगर पूरी बॉडी में कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है, सीमेन के अंदर। इसलिए कई बार अगर जैसे रेप केसेस हो या सेक्सुअल अटेम्प्ट क्राइम हो ऐसा कुछ, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए फ्रक्टोज टेस्ट कराया जाता है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो एक सिग्निफिकेंस है कि हम डायग्नोसिस में भी कुछ टेस्टिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं इसका। इतनी बात हो गई। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी, सेमाइनल वेसिकल के बारे में। सेमाइनल वेसिकल के बाद हमारे पास जो दूसरा ग्लैंड है उसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें
तो प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है? सिंगल होगा, मतलब पेयर नहीं होगा, एक ही होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होगा? लोकेटेड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अराउंड यूरेथ्रा। मतलब यूरेथ्रा के चारों तरफ एक रिंग बनी होती है इसकी, और यूरिनरी ब्लैडर के बेस के पास में दिखेगा। अगर हम प्रोस्टेट के सिक्रीशंस की बात करें तो इनके सिक्रीशंस में क्या क्या मिलेगा? हाँ भाई, कोई बताएगा? सिक्रीशंस कंटेन्स क्या क्या? पहले तो क्या मिलेगा इसके अंदर? सिट्रिक एसिड। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन भी देखने को मिलेगा, और अल्कलाइन, तीसरा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और जो है लाइपेज ईटीसी। मतलब और भी एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें रोल किसका? सिट्रिक एसिड एसिडिक नेचर का है, एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। अगर हम बात करें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जनरली हम डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रोस्टेटिक कैंसर हो जाए, मतलब प्रोस्टेट के अंदर अगर कैंसर वगैरह हो जाए, तो उसकी डायग्नोसिस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा लाइपेज, एमाइलेज, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, ताकि डाइजेस्ट करने के बाद हम को न्यूट्रिशन सप्लाई कर पाए, ठीक है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद हमारे पास जो अगला ग्लैंड आता है, चले अगला ग्लैंड है जो है उसका नाम क्या है? काउपर ग्लैंड। क्या नाम है? काउपर्स ग्लैंड। अगर हम काउपर्स ग्लैंड की बात करें तो इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये कैसा होगा? पेयर्ड होगा। कैसा होगा? पेयर्ड। कहाँ मिलेगा? ऑन द आइदर साइड ऑफ, ऑन द आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के दोनों तरफ मिलता है, दोनों साइड, ठीक। अगर इसके सिक्रीशन की बात करें तो क्या क्या मिलेगा भाई? पहली बात, एक और चीज, इसका सिक्रीशन जो होता है वो अल्कलाइन होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि स्पर्म एसिडिक पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाता है, यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, और स्पर्म एसिडिक पीएच में सर्वाइव नहीं करेगा, वहीं से यूरिन भी पास हो रहा है, वहीं से सीमेन भी पास हो रहा है। तो जब यूरिन पास आउट हुआ है, अगर स्पर्म पास करना है तो पहले वहां का पीएच कैसा करना पड़ेगा? अल्कलाइन करना पड़ेगा, ताकि फिर सीमेन वहां से पास आउट हो पाए। अगर हम इसके सिक्रीशन के अंदर बात करें तो याद रखना, ये सिक्रीट क्या करता है? म्यूकस। जो म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेट, लुब्रिकेट दी पेनिस, ठीक। क्लियर हुई बात यहां तक? अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी ने ग्लैंड्स के बारे में क्या लिख रखा है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये इतनी सी बात है एनसीईआरटी में, ठीक तो रहा है ना। तो अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? द मेल एसेसरी ग्लैंड, जो कि फिगर नंबर 2.1 ए एंड बी में था, इंक्लूड पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, एंड पेयर ऑफ बल्बोयोसमल ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। मतलब इस ग्लैंड से जो कुछ भी बनता है
उसको हम मिला के क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। विच इज रिच इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होगा जिसमें कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स होंगे, मतलब कैल्शियम मिलेगा और कुछ एंजाइम्स मिलेंगे। एंड द सिक्रीशन ऑफ द बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, और कुछ था ही। ठीक, इसकी बात हमने की। अब एक बात सुना ध्यान से, यहाँ जैसे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है सेमाइनल प्लाज्मा, तो मैं कुछ बातें बता दूं कि जो सीमेन वर्ड होता है, सीमेन वर्ड के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा सेमाइनल प्लाज्मा, एक क्या होगा, सेमाइनल प्लाज्मा होगा, और दूसरा होगा अस्पम। ठीक, अस्पम के साथ क्या मिला देंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। अगर हम सेमाइनल प्लाज्मा की बात करें तो सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ ऑल थ्री ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एनसीईआरटी ने कुछ नाम जो दे रखा है वो क्या है, कि जैसे फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज भी इसी में मिलेगा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो कैल्शियम आयंस इसी में देखने को मिलेंगे, और सर्टेन एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, सर्टेन एंजाइम्स। अगर हम बात करें तो जो सीमेन होता है वो कैसा होगा, स्लाइटली मिल्की कलर का होगा, एंड इसका जो पीएच है वो कितना होता है, 7.4, कितना होता है, 7.4, यानी लगभग न्यूट्रल के आसपास, ठीक है ना। क्लियर बात है यहाँ तक, ठीक। तो हमने यहाँ तक बात कर ली है ग्लैंड्स की। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, फटाफट इसकी भी बात ही खत्म कर देते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें जो पढ़ना है वो क्या है, पेनिस। पेनिस को हम बोलते हैं कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, मेल बॉडी से सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं। और इसमें जो हेल्प करती है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेनिस जो है ये वेस्कुलर होता है, वेस्कुलर, पेनिस क्या होता है, वेस्कुलर होता है, या मैं बोलूं हाईली वेस्कुलर, ज्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा, ठीक। इसके बाद वेस्कुलर के अलावा ये कैसा होता है, इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल का मतलब कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पेनिस आफ्टर सप्लाई ऑफ द ब्लड, यानी अगर ब्लड की सप्लाई होती है तो पेनिस की लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल बोलते हैं। वेस्कुलर होगा, और किसका बना होता है, स्पॉन्जी टिश्यू का, किसका बना होगा, स्पॉन्जी टिश्यू का, इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा, स्पॉन्जी। इसमें क्या मिलेंगे, स्पॉन्जी टिश्यू मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेनिस के ऊपर क्या होगा, लूज फोल्ड ऑफ स्किन मिलेगा, एंड जो पेनिस के ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन मिलता है उस लूज फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन, क्या बोलते हैं उसको हम, प्रीप्यूस या फोर स्किन, ठीक। और एक छोटी सी बात, जो टिप ऑफ द पेनिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। तो जो ग्लांस पेनिस होता है उसी को कवर करता है प्रीप्यूस, ग्लांस पेनिस जो क्या करता है, कवर करता है प्रीप्यूस, ठीक। This is the male external genitalia. It is made up of, हाँ शांत रहो, it is made up of special tissue that help in erection of penis, यानी इरेक्टाइल होता है, facilitate the insemination। अच्छा, insemination क्या होता है, the release of semen into the female body, इसे हम क्या बोलते हैं, insemination बोलते हैं। Enlarged end of the penis is called glans penis and covered by a loose fold of skin called foreskin। क्लियर बात। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो था पूरा वो खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम बाकी आगे की बातें करेंगे, ठीक। तो बस आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।